नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। मिथिलावासी न्यूज का यह प्रयास दरभंगा के विभिन्न क्षेत्र में जो टॉप 10 में है उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचाना, और यह प्रयास काफी सफल भी हो रहा है। प्रत्येक दिन दर्जनों टेलीफोन कॉल आते हैं और उसकी जानकारी देते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको दरभंगा के टॉप 10 शिक्षक में डॉक्टर विजेंद्र मोहन का दिखा रहे हैं, जिन्होंने दरभंगा में 2004 में सिग्मा स्कूल ऑफ फिजिक्स नामक कोचिंग की शुरुआत की थी, जो भीखाशाह मजार के सामने वाली गली में स्थित है। विजेंद्र मोहन की खासियत यह है कि वह समय पर सिलेबस ही नहीं पूरा कराते, बल्कि वह टेस्ट सीरीज के माध्यम से छात्र छात्राओं के मनोबल को और ऊंचा करते हैं, जिसका असर आने वाले हर वर्ष के रिजल्ट और उपलब्धि में दिख जाता है। दरभंगा जिला में डॉक्टर विजेंद्र मोहन की फिजिक्स में चर्चा है। इन्होंने अपने संस्थान की हर वह जानकारी जनता तक पहुंचाने का निर्णय हमारे माध्यम से लिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हर बैच में 100 से 150 छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात, गांव और प्रखंड क्षेत्र से छात्र सीधा शहर में आकर इनसे फिजिक्स का ज्ञान लेते हैं, जबकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके छात्र शहर से गांव की ओर वापस लौट गए। देखिए एक रिपोर्ट। ये 2004 ईस्वी में शुरू हुई और मेरे ही द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले तो मैं अपनी डिग्री के बारे में बता दूं कि मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है, और मैंने जो पढ़ाना शुरू किया है इसके पीछे का ये कहानी है कि ये तकरीबन 2004 के समय में मैं जब हेपेटाइटिस बी से पीड़ित था, तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो इतना पढ़ा है वो सब कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है, इसका कहीं कहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हालांकि मैं बता दूं कि सबसे पहली बार 2000 ईस्वी में सीबीएसई इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी। उस समय मैंने उसको क्वालिफाई किया था, लगभग 10,000 कुछ रैंक मेरा उस समय में ऑल इंडिया रैंक था। तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत कहीं वेस्ट न चला जाए, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। आपको ये बता दें कि 2003 में मैंने एयरफोर्स टेक्निकल का भी एग्ज़ाम दिया था, और उसमें भी मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 था। और अभी वर्तमान में मैं बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी पूरा बिहार में मेरा 29वां स्थान है। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाया और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से रिजल्ट भी दिए हैं। तो मैंने अपने अनुभव को, अपने द्वारा सीखे गए चीज़ों को बच्चों के बीच में बांटने के उद्देश्य से ही कोचिंग की शुरुआत की थी। फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहा गया है, प्राकृतिक विज्ञान कहा गया है। मैं 2 भागों में, जैसा कि पीसीएम और पीसीबी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 2 हिस्सों में बांट कर बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का इतना महत्व है कि फिजिक्स सीखने से ब्रेन का विकास ज़्यादा होता है, सोचने का तरीका डेवलप होता है, वह तरह तरह के तकनीकों के बारे में जान पाते हैं। और रहा बात मैथ्स वाले छात्रों के लिए, तो मैथ्स और फिजिक्स कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक साथ दिखता है। और फिजिक्स वास्तव में कंप्लीट इंजीनियरिंग है, यानी आप इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं फिजिक्स को ही भिन्न भिन्न रूपों में पढ़ते हैं। 11th और 12th दोनों का अलग अलग सिलेबस है, 2 भागों में विभक्त है। और जहाँ तक रहा गवर्नमेंट की जो बुक एनसीईआरटी आती है, तो 11th में भी 2 वॉल्यूम्स और 12th में भी 2 वॉल्यूम्स बनाए गए हैं। इसके पीछे 2 वजह हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है वो मोस्ट थ्योरेटिकल बुक है, और जिनके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का अभाव होता है वो टीचर निश्चित तौर पर एनसीईआरटी से दूर होंगे। और रहा बात छात्र का, तो छात्र चूँकि थ्योरेटिकल बुक हैं, छात्र उसको अंदर तक घुसकर पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसमें लिखी गई बातों को पढ़ना है। लोग समझते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब कि मैं उसका चंद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लिया तो हो गया। नहीं, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी एक गाइडलाइन है, और उसमें दिए गए तथ्यों को बारीकी से पढ़नी चाहिए। अब इसका जवाब तो मतलब खुलकर देना तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की ये होगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का लैकिंग की वजह से शिक्षक या फिर छात्र एनसीईआरटी से दूर हो रहे हैं। बस मैं इतना ही इसके बारे में कहना चाहूँगा। देखिए, न्यूमेरिकल को थ्योरी से अलग नहीं देखा जा सकता है। वास्तव में जिसके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, जो अच्छा से समझते हैं, वो न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई कहता है कि मैं थ्योरी समझ गया हूँ और न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने थ्योरी को सही अर्थों में
सही सोच के साथ, सही उसका जो एक इंस्पिरेशन है या उसका जो मीनिंग है उस रूप में नहीं पढ़ा। थ्योरी जो अच्छे से समझेगा उसको प्रॉब्लम बनेगा ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसमें मैं जो भी बात पढ़ाता हूँ कंप्लीट सारी बातें मैं बोर्ड पर लिखता हूँ और उन सारी बातों को बच्चे नोट करते हैं और नोटबुक तैयार करते हैं। यानी मेरे यहाँ के बच्चे खुद अपने हाथों से अपना नोटबुक तैयार करते हैं, ये हमारे यहाँ की विशेषता है। मैं बना बनाया रेडीमेड असाइनमेंट में विश्वास नहीं करता हूँ। रेडीमेड असाइनमेंट टीचर अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन जब हम क्लास में बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, किसी चीज़ पर डिस्कस करते हैं और उसके सार, उसके निष्कर्ष, उसके सारांश को बच्चा सब समझ कर लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक साइंटिफिक नोट है, वो सही नोट है। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए छात्रों को सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी पर जोर देना चाहिए। कोचिंग के अलावे कम से कम 6 घंटे का रेगुलर सेल्फ स्टडी होना चाहिए और टीचर के द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करके उस पर दिए गए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि फाइनली एग्जाम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और जिसे बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। यानी अगर फिजिक्स में आपको जेईई या नीट क्वालिफाई करना है तो फिजिक्स के नियमों को, कॉन्सेप्ट्स को समझकर फिर उस पर आधारित प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे समझ से पढ़ाने का जो मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए वो नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की हो। यानी हम क्या जान रहे हैं या बच्चे हमारे क्या जान रहे हैं। जब भी मैं हम बोलूँ तो मैं अपने लिए हम नहीं बोलता हूँ, ये मैं अपने बच्चों को संबोधित करने के लिए हम बोलते हैं। तो हमारे बच्चे क्या जान रहे हैं, कितना सीख कर आए हैं, वहाँ से हमें पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए, टॉपिक की शुरुआत करनी चाहिए और उसी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें रुचि दिखाएं। बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाने चाहिए या उसके जो निजी जीवन, पर्सनल लाइफ में जो अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं उसको उदाहरण में समाहित करनी चाहिए ताकि बच्चों को सब्जेक्ट रुचिकर लगे और उस घटना के पीछे का फिजिक्स का जो नियम काम करता है उसको समझा जा सके। यहाँ शौचालय की व्यवस्था तो है ही, आपने अभी सामने में देखा होगा, जब आपने आया होगा तो सामने में कैंपस है जहाँ साइकिल लगाने की भी सुविधा है और छात्र को बैठने के लिए उचित बेंच डेस्क और क्लासरूम हमारा काफ़ी एयरी है ताकि बच्चों को पर्याप्त हवा मिल सके। हमारा मानना है कि ब्रेन का जो भोजन है वो ऑक्सीजन है, तो हमारा स्वस्थ दिमाग रहने के लिए, स्वस्थ ब्रेन के लिए हमें पर्याप्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसलिए क्लासरूम खुला खुला होना चाहिए, जो कि हमारे क्लास में आपको दिखा होगा। 11th की बात करें तो 11th की पढ़ाई जनरली जून जुलाई में शुरू करता हूं और मार्च तक मैं पूरा सिलेबस पढ़ा देता हूं। और 12th की बात रही तो मैं अप्रैल में शुरू करता हूं और दिसंबर में सिलेबस एंड कर देता हूं। ये हर साल का मेरा एक कैलेंडर ईयर टाइप का बना हुआ है। ये तो बराबर 12 पास करना ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं और आई थिंक कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दी, मैं तो कह सकता हूँ कि 98% बच्चे सफल होते हैं। शायद ही 1-2 बच्चे अटकते हैं, 1-2% बच्चे, और वो बच्चे जो या तो कभी बीमार पड़ गए, क्लास बंद कर दिए या एग्ज़ाम के समय में, आजकल तो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ये सब पर लगे रहते हैं, तो वैसे बच्चे 1-2% करवाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो नोटबुक को अच्छे से पढ़ते हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं। आप देख सकते हैं इस साल में फिजिक्स में 94 मार्क्स, 90+, 90 सुपर वाले बहुत सारे। देखिए 1-2 बच्चा अगर नंबर ले आए अच्छा, तो मैं उसे तुक्का कह सकता हूँ, पर आप मेरे सामने में मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर कवर करें, आप दिखाएं कि ढेरों बच्चे जो हमारे यहाँ से अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो जिनका वहाँ सामने लिस्ट लगा हुआ है, उन्हें दिखाएं। आप कह सकते हैं कि 80 से ऊपर नंबर फिजिक्स में लाने वाले इतने बच्चे हैं कि मैं सारे बच्चों को पोस्टर में जगह तक नहीं दे सकता। इंजीनियरिंग के बच्चों को तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप मैथ्स की अच्छी तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि मैथ्स का फिजिक्स से बहुत गहरा संबंध है और फिजिक्स के नियमों को बारीकी से समझे और पूरे डेरिवेशंस को देखिए। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है मार्केट में कि बच्चे सिर्फ टीचर फार्मूला लिखते हैं और बच्चे उस पर प्रॉब्लम बनाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि सीधे सीधे फार्मूला पर आधारित सवाल तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग जैसे अच्छे एग्जाम्स में सीधे सीधे फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसमें बीच के स्टेप्स, डेरिवेशन वाले स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि डेरिवेशंस को ठीक से समझें और एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कैसे जाते हैं उसको समझें। अच्छे क्वेश्चन, स्पेशली जेईई वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो बीच के स्टेप से उठाकर आते हैं। मिथिला मंच
न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं शिक्षकों को यही मैसेज दूंगा कि हमारे दरभंगा के, मिथिला के विकास के लिए यहाँ से छात्रों का पलायन नहीं हो। आप उन्हें हर चीज़ को डिराइव कर पढ़ाएं। आप फार्मूला पर आधारित पढ़ाई ना करवाएं, बच्चों को फार्मूला रटवाने की कोशिश न करें। विज्ञान रटने की विषय नहीं है, विज्ञान के तथ्यों को समझाएं। विज्ञान समझने की चीज़ है, ना कि रटने की चीज़ है। और छात्रों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेरिवेशंस को ध्यान से देखें, फिजिक्स के डेरिवेशंस को, और डेरिवेशंस जहाँ पढ़ाई होती हो, बताया जाता हो, हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करके वहीं पढ़ें। और आप प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स खूब बनाएं और जहाँ भी जो दिक्कत हो अपने शिक्षकों से पूछें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जेईई और नीट से अपने आप को दूर कर रहे हैं। देखिए, ये मिथिला मंच न्यूज़ के बारे में जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है, क्योंकि समय समय पर छात्रों के हित के लिए छात्र, मैं तो कहूँगा कि सिर्फ छात्रों के लिए क्यों, समाज के हर वर्ग के लिए। मैंने तो देखा है अस्पतालों में मरीजों के लिए भी, डीएमसीएच में मरीजों के लिए भी मिथिला मंच न्यूज़ ने खूब ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है। अभी ये जो मुहिम चला रहे हैं जिसमें कि छात्र का भला हो सके और कहाँ कैसे छात्र पढ़े, इसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है मिथिला मंच न्यूज़ के द्वारा, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं समझता हूँ कि समाज में न्यूज़ चैनल का सिर्फ यही नहीं कि एक रिपोर्टिंग तक ही नहीं रहनी चाहिए, समाज में अच्छे बुरे का जो भेद है वो भी बताने के लिए न्यूज़ चैनल को तत्पर रहना चाहिए, जो काम की मिथिला मंच न्यूज़ बहुत ही बखूबी कर रही है। ये तो मतलब एक जटिल सवाल है, क्योंकि हर बैच में एक जैसे बच्चे होंगे ऐसा कहना उचित नहीं होगा। हर बैच में छात्रों की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि कभी कोई बैच का टाइम अल्टर है, धूप में है, तो बच्चे उसमें आना नहीं चाहते हैं। कभी किसी टाइम में और कोचिंग्स बच्चे को हो गए, तो उस वजह से भी बच्चों की संख्या कम अधिक हो सकती है। पर ओवरऑल एक एवरेज अप्रॉक्स 200 के आसपास रहती है। क्या नाम डॉक्टर विजेंद्र मोहन है। ये भीखा सलामी मज़ार के सामने वाली गली में भटियाड़ी सराय से जो दिघी के लिए मूर्ति है, उस रोड में कुछ कदम आगे बढ़ने पर एक भीखा सलामी मज़ार है, उसके ठीक सामने गली जाती है, उसी गली में ये कोचिंग है। छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। आज के समय में वास्तव में जो अच्छे से पढ़ाई करे, ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम हो गई है। बच्चे अपना समय इधर उधर में ज़्यादा वेस्ट करते हैं, वो मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल से दूरी बना के रहें और ठीक से पढ़ें, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले ज़्यादा, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन गंभीर रूप से पढ़ाई करने वाले, कंपटीशन के बारे में सोचने वाले छात्रों की संख्या कहीं ना कहीं घट गई है। इसलिए अभी सफल होने का सबसे उज्ज्वल, सबसे बेहतरीन समय है कि बच्चे, अगर इस समय जो भी बच्चे थोड़े भी गंभीर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सफल हो रहे हैं, अच्छे बोर्ड में भी मार्क्स ला रहे हैं और जेईई नीट में भी सफलता हासिल कर रहे हैं।